अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉटलाइन। मैं हूं फैसल रहमान, लाइव इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में मौजू तो मैंने कुछ और सोचा था शुरू में बात करने के लिए, लेकिन ये जो क्वेटा में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, जो जायरीन की बस वापस आ रही थी ईरान से, उसको निशाना बनाया गया। और पहले तो जब वहां के सीनियर पुलिस ऑफिसर साहब जो थे, उनका जो आपने सुना भी, जो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो भी कहना चाहिए, उन्होंने जो बात की मीडिया के साथ, उसमें उन्होंने कहा कि 10 से 15 बल्कि 15 से 20 के करीब इसमें किलो धमाका खेज मवाद इस्तेमाल हुआ। लेकिन अभी बस की डैमेज देखते हुए और जिसको उसको स्कॉट कर रही थी पुलिस की मोबाइल, उसकी डैमेज देखते हुए तकरीबन ख्याल किया जा रहा है कि 50 किलोग्राम तक का धमाका खेज मवाद इसमें इस्तेमाल किया गया है, जो कि या तो कोई खड़ी गाड़ी थी या फिर कोई मूविंग व्हीकल थी जिसने बस को हिट किया और ये तमाम लोग। इस हादसे में अब तक तकरीबन 13 अफराद, इंक्लूडिंग एक पुलिस का भी उसमें शख्स शहीद हुआ, 13 अफराद हलाक हुए, जबकि 30 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। कल आपने देखा सिब्बी के रेलवे स्टेशन पे बम ब्लास्ट हुआ, 7-8 लोग मर गए। आज एहलकारों की, सरकारी सिक्योरिटी एहलकारों की गाड़ी पर हमला होता है, 7-8 लोग उसमें मारे जाते हैं। और कराची का तो 2 अफराद हलाक, 3 अफराद हलाक, 5, 6, 8, 10 का तो मामूल बन चुका है। कुछ अर्सा पहले आपने देखा था कि काफी हद तक के जो बॉम्ब ब्लास्ट थे ये कंट्रोल में थे और हमें कोई इक्का दुक्का वाकई सुनने को मिलता था कोई हफ्ते 10 दिन के बाद, लेकिन अभी ये एक रेगुलर फीचर बन गया दोबारा से। वही थ्रेट और सिविलियन टारगेट्स, अगेन कांस्टेंट सिविलियन टारगेट्स, और ये तो बाय डिजाइन शिया हजरात जो जायरीन थे जो ईरान से वापस आए थे उनको टारगेट किया गया। और इसमें आपने देखा कि हजारा कम्युनिटी के जो लोग हलाक हुए, उन्होंने कल शटर डाउन हड़ताल की भी बात की। ये तीसरी चौथी बस है जिसको निशाना बनाया गया। मेरे पास कुछ ऐसी फुटेजेस भी आई जो हम शायद आपको दिखा नहीं सकते टेलीविजन पर, जिसमें कि बसों से निकाला लोगों को, मर्दों को, और गोलियां मार दी गई और उसके बाद नारे लगाए गए। ये एक बिल्कुल तालिबान स्टाइल के फैनेटिक्स थे जिन्होंने ये हरकतें की। उसके बाद आपने देखा कि यूसुफ रजा गिलानी साहब, साबिक वज़ीर आज़म, जब क्वेटा के दौरे पे गए, बहुत अरसे के बाद वो दौरा था, उसी दिन एक वेल्डिंग की दुकान पर भी 4 अफराद जो कि हजारा से बिलोंग करते थे और उनको भी मार दिया गया, वो भी शिया हजरात थे। ये कांस्टेंट एक ऐसी चीज को प्रोवोक किया जा रहा है जो कि बहुत बड़ी एक मेरे ख्याल में पाकिस्तान की गालिबन कमजोरी है, जिसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है एक्सट्रीमिज्म के हवाले से। शिया कम्युनिटी को कांस्टेंट टारगेट बनाया जा रहा है और उसको करने वाले कौन है? नन अदर देन देयर ओन मुस्लिम्स। अगर वो सो कॉल्ड क्लेम जो करते हैं, कुछ जमातें क्लेम करती हैं, कुछ लोग क्लेम करते हैं, और उसके बाद ये रिजल्ट इसका आता है। पाकिस्तान में इस वक्त बहुत से मैं टेलीविजन चैनल्स पे देख रहा था, अभी आज के इस वक्त जो आप बाकी चैनल्स पे प्रोग्राम देखेंगे, इसी इशू पे पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी के हवाले से बात की जा रही है। इंडिया के साथ हमारा कांस्टेंट, अब तो बिल्कुल मैं ये कहूंगा कि बिल्कुल क्लियर कट एक हम फ्रंटल उस पर नजर आ रहे हैं। एक तरफ जनरल जॉलन लाते हैं, कभी हमें अजीब और गरीब किस्म के बयानात मिलते हैं सुनने को पेनेटा साहब की जानिब से, कभी हिलरी क्लिंटन की जानिब से कि सख्त आपको सामना करना पड़ेगा, ईरान के साथ ताल्लुक ना बढ़ाएं, ये ना करें, वो ना करें। इंटरनली भी हमें डिक्टेट किया जा रहा है, एक्सटर्नल फेज में भी हमें डिक्टेट किया जा रहा है, और हम डिक्टेट होते ही जा रहे हैं और जा रहे हैं और जा रहे हैं। आज मैं हैरान हुआ एक खबर सुन के, जिसमें कि पता चला कि जनाब $500 मिलियन रूस हमारी इमदाद करेगा एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में, $500 बिलियन। सो लगा कि हाँ, पाकिस्तान में जो हमने फॉरेन पॉलिसी में बात की थी कि हम ईरान, सऊदी अरब, इंडिया के साथ भी अपनी नेगोशिएट करेंगे, टर्म्स एंड कंडीशन, किस्में इशू लेकर के आएंगे, अफगानिस्तान के साथ सिलसिले बेहतर करेंगे, दीगर खित्ते के ममालिक के साथ और रूस के साथ और चीन के साथ। तो ये एक पॉजिटिव साइड नजर आई कि वी शुड नॉट कीप ऑल आवर एग्स इन वन बास्केट व्हिच इज यूएसए, रादर वी शुड बी सेंसिबल इनफ टू लुक फॉरवर्ड टू चाइना एंड रशिया। मेरे आज के जो मेहमान है मैं उनका भी आपसे तारुफ कराऊं जी, और बात जो सब्जेक्ट पर मैं करूंगा, क्योंकि हम बहुत बात होगी, वज़ीर आज़म ने ये कर दिया तो बिजली फलाना हो गया। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू। पाकिस्तान इज इन एब्सोल्यूट डायर स्ट्रेट्स एट द मोमेंट। बहुत ही हालात बुरे हैं, अच्छे ना होना एक अलग बड़ी अंडर स्टेटमेंट होगी, लेकिन इस वक्त हालात कुछ ठीक नजर नहीं आ रहे। बलूचिस्तान, फाटा, केपीके, पंजाब के अंदर जो एक्सट्रीमिज्म का एलिमेंट नजर आ रहा है, गिलगित बल्तिस्तान को आप नहीं निगलेक्ट कर सकते, वहां पे बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है। कर्फ्यू के हालात अगर लगाने पड़ जाते हैं तो कोई ना कोई वजह है। कौन है, कैसे और अब क्या होगा? मेरे मेहमानों में शामिल है जनाब यास्मीन रहमान साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मैम का ताल्लुक, और MNA, बहुत शुक्रिया आप आई प्रोग्राम में यास्मीन रहमान साहिबा। उनके बराबर में रखते हैं जनाब कसूरी साहब, अहमद रजा कसूरी साहब। इज इंट्रोडक्शन, इज अ वेरी सीनियर लॉयर एंड इज ऑल्सो फ्रॉम APML। बहुत शुक्रिया आप भी प्रोग्राम में आए। और आज में टेलीफोन लाइन पर में ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से नसीर भुट्टा साहब, जो कि वो भी एक लॉयर है। लेकिन आपसे शुरू करूंगा यास्मीन रहमान साहिबा, क्योंकि थोड़ी देर में ब्रेक भी, लेकिन मैं चाहूंगा ब्रीफली अगर एक बिल्कुल प्रोग्राम की बुनियाद रखते हैं, फिर हम उस पर डिटेल में बात करें। ये जो कुछ हो रहा है, रहमान मलिक साहब फरमाते हैं कि इसमें एक्सटर्नल एलिमेंट लाजमन शामिल है। मैं छोटी सी एक बात कर लूं कि कुछ मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी जो कि 2
पाकिस्तानी लड़के थे जो कि ब्रिटिश बॉर्न थे और उन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाई कराची के हवाले से। कुछ ऐसे इलाकों में गए जहां पे कुछ जमातें थी, मैं नाम नहीं लूंगा, दैट इज ऑन यूट्यूब ऑल्सो। तो कुछ लोगों की तस्वीरें भी उन्होंने पेश नहीं की, सिर्फ उनके हाथ की हवाले से। तो उनके हाथों में जो बंदूकें थी देवर उजीज, जो कि इजरायली इजराइल बनाता है उसको, और बड़ा वो खतरनाक एक वेपन है। और मुझे फौरन रहमान मलिक साहब की बात नजर, इसको बड़ा लोगों ने मजाक पे ले लिया था कि जनाब इसमें तो इजरायली वेपन्स भी हमें मिले हैं जब हम तो ये बात तो 100% दुरुस्त है कि इसमें एक्सटर्नल एलिमेंट है। इज इट इजराइल, यूएसए, इंडिया, ये बातें जो हम करते हैं, जो लोग कहते हैं कि जनाब आप तो ऐसी थेरीज दे देते हैं बैठ के, तो फिर मैडम हकीकत है ना। जी यकीनन, देखिए रहमान मलिक साहब आफ्टर ऑल एक बड़ी रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे हैं और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन उनकी जिम्मेदारी है, उनके डिपार्टमेंट की, उनकी मिनिस्ट्री की, और मैं समझती हूँ कि उनको काफ़ी अबूर है इस पे, और ही इज़ अ वेरी एक्टिव मिनिस्टर ऑल्सो। और जो आपने कहा, मैं यकीनन इस बात पे एग्री करती हूँ कि बीच में हालात बहुत बेहतर हो गए थे। इनफैक्ट ये हमें ऐसे वाकयात सुनने को नहीं मिलते थे, बट दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट आज जो हज़ारा कम्युनिटी पे हुआ, वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। और एक्सटर्नल एलिमेंट हो या इंटरनल हो, मैं समझती हूँ कि इस तरह की दहशत गर्दी और इस तरह मासूम जानों का लिया जाना काबिल मजम्मत है, और बड़ा अच्छा किया कि आपने इस पर फोकस किया। तो एक्सटर्नल एलिमेंट्स तभी देखें उस वक्त वो एक्टिव हो जाते हैं जब हमें उनको इंटरनल वहाँ से कुछ ना कुछ फैसिलिटेशन मिलती है, या इंटरनल एलिमेंट्स को इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि एक्सटर्नल एलिमेंट्स अकेले में काम नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं कनाइमेंट्स जो होती है हमारे इंटरनल एलिमेंट्स की होती है, तो वो फिर वो जो है इम्प्लीमेंट करना या उनका कंप्लायंस करना, तो यहाँ के मामलात हैं। तो हम समझते हैं कि ये फेडरेशन को कमज़ोर करने वाली बात है कि आज हम इस तरह के वाकयात देखते हैं और बलूचिस्तान का इशू उठ खड़ा होता है। तो वी हैव टू बी वेरी डिबेटिंग वेरी सीरियसली ऑन दिस, और एक मैसेज जो नेशनल इंटरेस्ट का है अक्रॉस द पार्टीज, अक्रॉस द सेक्रेटेरियंस, कि भाई कौन किस कम्युनिटी से ताल्लुक रखता है, इसमें भी रिस्पेक्ट ऑल ऑफ देम, वी आर ऑल पाकिस्तानीज। ये नहीं है कि वो कोई शिया या सुन्नी है तो वो कम पाकिस्तानी है, ये सबका मुल्क है, इसमें सबको रहने का हक है, मजहब भी हक देता है, कॉन्स्टिट्यूशन ये हक देता है, कोई भी एलिमेंट दूसरे को यहाँ से निकाल नहीं सकता। तो इसको मेरे ख्याल में कि इस मजबूती के साथ हमें सामने आने की फोरफ्रंट पे जरूरत है। दूसरी साहब ये फरमाइएगा कि अब इंडिया की हम बात करते हैं, हम कहते हैं जी इंडिया में सिख, क्रिश्चियन, हिंदू, मुसलमान मसले मसाइल भी हैं 100%, कोई इसमें बात नहीं, बड़ी बड़ी इसमें प्रॉब्लम्स भी हैं, लेकिन रह रहे हैं इकट्ठे हम। सर 99-98% की जो पॉपुलेशन है, 97% की वो मुसलमान है। उसमें अलग बात है कि कोई शिया है, कोई सुन्नी है, कोई मुख्तलिफ किस्म के उसमें फिकों में बटा है। ये कौन एक्सप्लॉइट कर रहा है? ये हमारी रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट जमाते हैं या वाकई बाहर से कोई फॉरेन एड फंडेड है? क्यों मारने वाले भी अपने और मरने वाले भी अपने। क्योंकि प्लान जहां तक ताल्लुक है वो तो फॉरेन है, हैंड्स जरूर हमारे होंगे, बड़े बहुत सारे लोग नाबल्द हैं, अनपढ़ हैं, इन चीजों को नहीं समझते, या अपने इकोनॉमिक मसाइल की वजह से छोटे मोटे पैसों में आके इन्वॉल्व हो जाते हैं, बट हैंड इज डेफिनेटली फॉरेन। अभी मैं तरसों मैं एक इंडिया टुडे के ऊपर प्रोग्राम कर रहा था, और वहां कोई अबू जंदल पकड़ लिया, उसको कहा ये पाकिस्तानी पासपोर्ट है और ये पाकिस्तान से आया है। हाँ, जो हमने तरदीद कही है, लेकिन वो अभी भी तो मैंने कहा उनका एक इंडिया का एक जर्नल था दिल्ली से, एक उनका के.एस. सिंह जो कि यहाँ हाई कमिश्नर था 15 साल, वो था। मैं इधर से अगर आप इजाजत दें, बड़ा इंटरेस्टिंग आपने बात स्टार्ट की, मैं चाहूंगा एक ब्रेक ले लेता हूं, मैं चाहूंगा तसल्ली से इस पे बात कीजिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक ब्रेक लेते हैं जी, वापस आते हैं। वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। कुदरी साहब आप फरमा रहे थे जी, इस फैसल मैं कह रहा था आपके इस सेगमेंट से पहले जो इंटरव्यू पर, कि वो हमारा प्रोग्राम था अपने इंडिया टुडे के ऊपर दिल्ली से, उसमें एक इंडियन जर्नल बैठा था, एक उनका फॉर्मर हाई कमिश्नर जो कि इस्लामाबाद में था, और वो पाकिस्तान बैशिंग कर रहे थे। कोई अबू जंदल उन्होंने पकड़ा है कि ये उसका पाकिस्तान, तो मैंने उनको कहा, अच्छा पूरा प्रोग्राम इस चीज पे बेस्ड था? पूरा बहुत पे सारा उसका स्टेटमेंट जो उन्होंने प्रोसिक्यूटर ने लिया वो सुना रहे हैं, और सारा दे वर थ्रोइंग मक ऑन पाकिस्तान। तो मैंने कहा भाई बात यह है कि वी आर ए फ्रंट लाइन स्टेट, मेजर बर्न जो है दुनिया में वो हमें फेस करना पड़ रहा है। हमारे 40,000 हमारे शहीद हो चुके हुए इस वॉर में,
60,000 हमारे जख्मी हैं और कोई 75 से 80 बिलियन डॉलर का हमारा नुकसान है, अपना प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर में नुकसान हो चुका हुआ है। स्टिल यू हैव द ऑडेसिटी टू रेज योर अगली फिंगर ऑन अस। बजाय हमसे सिंपथाइज करने के, हमारे इस एफर्ट को अप्रिशिएट करने के, मैंने कहा कि अभी शिकागो में हमारी बड़ी कोई नॉमिनल सी वहां प्रेजेंटेशन थी, लेकिन वहां भी जो सेक्रेटरी था नाटो ने, उसने मेड इट वेरी क्लियर कि वी कैन नॉट सक्सीड इन अफगानिस्तान विदाउट द लॉजिस्टिक एंड द इंटेलिजेंस सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान। वेल दैट्स द पोजीशन ऑफ पाकिस्तान। एंड मैंने कहा तुम लोगों ने 14 कॉन्सुलेट खोले हुए हैं अपना अफगानिस्तान, आप अफगानिस्तान में यू हैव नो डिप्लोमेटिक कमिटमेंट एज सच। वहां पे क्या कर रहे हैं? वो क्या कर रहे हैं ऐसी? तो मैंने कहा बात सुनो, एक चीज को रियलाइज करो। हु वाज महमूद गजनवी जिसने 14 हमले तुम पर किए? ही वाज ए तालिबान ऑफ यस्टरडे। हु वाज शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी हु डिफीटेड योर पृथ्वीराज चौहान इन 1192 in Battle of Tarai? He was a Taliban, you see, and the last Taliban was Zahiruddin Babar, who captured India in 1526, and then his family ruled for 300 years. मैंने कहा 2000 साल की तारीख ये बताती है कि दी नॉर्दर्न साइड से जो मुराडर्स हैं उनको तो हमने रोका हुआ है। हमारे 2 कोर्स 11 कोर पेशावर एंड 12 कोर क्वेटा एंड कपल ऑफ इंडिपेंडेंट ब्रिगेड, हमने जो 2300 मील का पोरस बॉर्डर्स को प्लग इन किया हुआ है। यू इमेजिन कि अगर हम ये लिड को लिफ्ट कर दें तो आपके साथ होगा क्या? तालिबान विल नॉट स्टॉप हियर, दे विल स्टॉप समवेयर इन कैलकाटा एंड बॉम्बे एंड दिल्ली एंड लखनऊ। बजाय तुम हमारी इज्जत और एहतराम करो कि हमने तुम्हें बचाया हुआ है, हमने उस पोरस बॉर्डर को प्लग इन किया हुआ है, तुम हम पर इल्जाम लगाते हो। कभी जिंदल पकड़ लेते हो, कभी पकड़ लेते हो अपना रिचर्ड हेडले कि जी वो उसका नाम तो कोई दाऊद है और उसको शो कर रहे हो अमेरिकन सिटीजन। तो चीज ये है कि इन सारे मामलात में मोसाद एंड राव का सी है, दिस इज अ 4th जनरेशन वॉर। ये जो 4th जनरेशन का कॉन्सेप्ट है जनरेशन वॉर का, ये है। फर्स्ट जनरेशन वॉर वाज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जिसमें आई बॉल टू आई बॉल कन्फ्रंटेशन थी। सेकंड जनरेशन वॉर वाज सेकंड वर्ल्ड वॉर, जिसमें सिविलियन ज्यादा मारे गए, फौजी कम मारे गए। थर्ड जनरेशन वॉर इज ए कोल्ड वॉर एंड प्रेजेंटली यू आर पासिंग थ्रू ए 4th जनरेशन वॉर। इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि बाहर से कोई हमला नहीं होगा, इनको अंदर से मारो सीधी। मसलन आपके सेक्टरियलिज्म, आपके प्रोकिलिज्म, आपके लैंग्वेज एंड कल्चरल नेशनलिज्म, इसमें डिवाइड कर दो। और ये इसकी जो केस स्टडी है वो है यूगोस्लाविया, कि यूगोस्लाविया से बाहर से हमला नहीं किया, उसको अंदर से क्लैशेस किए बॉस्निया, उनको और लखों खा लोग मारे गए और उसको 6 हिस्सों में तकसीम कर दिया, बल्कनाइज कर दिया। दिस इज कॉल्ड द 4th जनरेशन वॉर। पाकिस्तान इज अ विक्टिम ऑफ 4th जनरेशन वॉर और उसका सारा का सारा थस जो है वो बलूचिस्तान में। बिल्कुल बिल्कुल मैम, ये जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात की 4th जनरेशन वॉर और यूगोस्लाविया का जो पैटर्न है, ऐसी बहुत सी चीजें लीक आउट भी होती हैं, कुछ विकीलीक्स में भी निकलती हैं। उसके अलावा भी कुछ हमारे एनालिस्ट का ख्याल है जिनको बड़ा कंट्रोवर्शियल भी कर दिया जाता है, डिफेंस एनालिस्ट की बात करो, दे बिलीव कि जो मोसाद का, रॉ का और गालिबन CIA भी, उसमें कुछ फैक्शंस तो जरूर हैं, उनका लॉन्ग टर्म जो प्लान है वो बिल्कुल यूगोस्लाविया स्ट्रक्चर में पाकिस्तान के साथ है। और अगर उस तरह देखा जाए तो अनफॉर्चुनेटली आई वुड से बड़ी हद तक वो कामयाब भी हो गए। आप नहीं समझती? देखिए, मैं समझती हूँ कि कोशिशें उनकी बिल्कुल यकीनन जारी होंगी। जो भी एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो किस तरीके से ऑपरेट करना चाह रहे हैं। पाकिस्तान बीइंग एन एटॉमिक पावर, ओनली मुस्लिम कंट्री हैविंग सच पावर, और पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, जैसे कहा गया 3000 किलोमीटर का जो एक पोरस बॉर्डर साथ है, बॉर्डरिंग कंट्री, फिर इंडिया के साथ टेंशंस, कश्मीर इशू अभी तक अनरिजॉल्व, और फिर जो रिसेंट के वाक़यात हुए हैं, खासतौर पे 2 में OBL का वाक़या हुआ और सलाला इंसिडेंट, तो ये दर पे इस तरह के वाक़यात हुए हैं कि जिसमें पाकिस्तान को मैं समझती हूँ कि बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर करने की कोशिश की गई है। इन वाक़यात के साथ मुंसलिक ऐसे कर दिया गया जैसे पाकिस्तान रिस्पॉन्सिबल है। गो के मैं नहीं समझती कि अगर ओसामा बिन लादेन या इस तरह के कोई भी हाई वैल्यू टारगेट्स पाकिस्तान से पकड़े जाते हैं तो उसमें कोई स्टेट एक्टर्स तो इन्वॉल्व नहीं है, स्टेट प्रोटेक्शन तो कोई नहीं दे रहा। अफगानिस्तान के साथ आप बॉर्डर कर रहे हैं, आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आपका वहां से रोज के पता नहीं कितने लाखों लोग आते जाते हैं, आप इतना वो नहीं कंट्रोल कर सकते। तो नॉन स्टेट एक्टर्स अगर कोई आके इस तरह के मामलात करते हैं तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट का आई एग्री विद कसूरी साहब कि नहीं, ये प्रेशर
आना चाहिए, इंटरनेशनल फोर्सेस को ये प्रेशर नहीं देना चाहिए और पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ खड़े होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ द डे के साथ तमाम फोर्सेस को। हमारी इंटरनल जो पॉलिटिकल फोर्सेस भी इस इशू पे, इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी जब का थ्रेट हो तो यकीनन हम सब फोर्सेस को इकट्ठे खड़े होना है। पॉलिटिकल फोर्सेस को आपकी जो अस्करी क़यादत हो, आपकी जो जुडिशल क़यादत हो, इस एजेंडा पे वी हैव टू बी वन, अदरवाइज डिवीजन के साथ हम कभी भी नहीं फाइट कर सकते। अभी हम देखते हैं 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट, मैं चाहूंगा इस पे हम ब्रेक के बाद जरूर बात करें, लेकिन मैं सिर्फ बताना चाहूंगा मैम, इदारे होते हैं, PIA एक इदारा है आपके सामने, ये वो थे जो स्ट्रेटेजिक हमारे इदारे थे, ट्रांसपोर्टेशन, PIA का किरदार 71 में पैसे आपके सामने। मैं चाहूंगा मैम और फिर हम दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दूसरे इदारों का टकराव जो कि पिलर्स है हमारे, जुडिशरी वर्सेस एग्जीक्यूटिव और द पार्लियामेंट आपस में, फिर हम सियासी जमातों के मैडम बयानबाजी देखते हैं। मुझे आप ये बताइए कि बैरूनी कंट्रोल एकदम से हम नहीं कर सकते, लेकिन अंदरूनी लेवल पर तो हम कंट्रोल कर सकते हैं। मैडम जब एक्सटर्नल इतने थ्रेट हो तो इंटरनली क्या ये जायज है जो कुछ हो रहा है, बयानबाजी, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, एक दूसरे पे उंगली उठा रहे हैं। हालांकि मैं मानता हूं बेशुमार चीजें गलत हो रही हैं, लेकिन डोंट यू थिंक इट्स हाई टाइम दैट वी शुड बी वन यूनिट रादर देन अ डिवीजन। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, इस सब्जेक्ट पे मैं चाहूंगा रोशनी डालें। एक ब्रेक। वेलकम बैक जी। यास्मीन रहमान साहब, जो बात हो रही थी हमारी आपसे ब्रेक से पहले, एक्सटर्नल थ्रेट्स और इंटरनली हमारे अपने, और मैं पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, इदारों का टकराव, आप नहीं समझती मैम ये वो वक्त है जबकि हमें थोड़ा सा इंटरनली अपने आप को जो हम कर रहे हैं, मसले मसाइल जन्म ले रहे हैं, प्रॉब्लम्स हैं, सारी बातें अपनी जगह पे, उनको थोड़ा सा बैकफुट पे रख करके एक्चुअल इश्यूज को एड्रेस करने का वक्त है। जी यकीनन मैं समझती हूँ कि देखिए अब मैच्योरिटी का वो लेवल आ जाना चाहिए कि हम डिटरमिन कर लें कि हमने किन चीज़ों को प्रायोरिटी देनी है। वो अपोजिशन में बैठे हुए हमारे साथी हों, हुकूमत में बैठे हों, जुडिशरी में हों, फौज में हों, जिस भी इंस्टीट्यूशन से हों, तो नेशनल इंटरेस्ट जो है, पाकिस्तान फर्स्ट वाली बात, पाकिस्तान फॉर ऑल वाली बात, वो सबसे पहले डिटरमिन होना चाहिए कि उस पर कोई नो कॉम्प्रोमाइजेज एट ऑल। वो हम सब मिल बैठ के अगर एक फैसला कर लें और फिर उसके बाद जो अपने डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, पॉलिसीज, इंटरनल पॉलिसीज, इकोनॉमिक पॉलिसीज, पॉलिटिकल पॉलिसीज, वो तो चलता रहता है, उसका तो कोई मनाही नहीं कर सकता। बट अभी मेरा ख्याल में कि एज अ नेशन दिस इज द हाई टाइम कि अगर अभी हम डिटरमिन नहीं कर पाए कि हम पाकिस्तानी हैं और हमने सब पूरी दुनिया को ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना, फिर हम कभी भी नहीं। ये तो बिल्कुल वो वाली बात हो जाएगी कि अभी नहीं तो कभी नहीं से कल के मैच में रोनाल्डो ने अपनी पेनल्टी किक बचा के रखी थी, लेकिन उसको बेचारे को मौका नहीं मिला और उससे पहले ही बाकी प्लेयर्स ने गड़बड़ कर दी, he couldn't hit, they lost the match. The point is कि मैम अभी एक चीज जो इंपॉर्टेंट, मैम नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल एजेंडा, नेशनल सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फौज का बहुत बड़ा किरदार, थिंक टैंक्स का किरदार, आपकी इंटरनल आपकी जो ग्रुपिंग्स हैं और सारा कुछ। मैम नेशनल सिक्योरिटी की कोई, आप जो बैठते हैं, आप लोग असेंबली में होते हैं, क्योंकि मुझे हार्डली कभी ऐसा मौका मिला, अब छोटे मोटे इश्यूज पे जरूर बात होती है कि सीरियस होकर के तमाम जमातें सर जोड़ के बैठे हैं, चाहे ANP हो, क्यू लीग हो, नून लीग हो, आप लोग हो, जमात इस्लामी हो, JUI हो, PTI, जो भी हो, कि जी नेशनल सिक्योरिटी को पहले तो करें डिफाइन और उसके पैरामीटर्स को भी डिफाइन करें और फिर देखें कि जी इसमें क्या क्या मसले मसाइल हैं। ऐसा कुछ हो रहा है या महज बात हो गई? मैं समझती हूँ कि अभी ये रिसेंटली जो सिक्योरिटी ब्रीफिंग्स हुई हैं हमारी इस पार्लियामेंट की 2 या 3 बार हुई हैं, तो उसमें यकीनन एक सीरियसनेस नजर आई है, इकट्ठे भी थे और उसमें हमने एक मैसेज भी दिया, वट एवर अंदर जो भी इख्तलाफ राय हुआ, जैसे भी क्वेश्चंस हुए, हार्ड क्वेश्चंस हुए, बड़े हार्श हुए, वो ठीक है, राइट बनता है पार्लियामेंट में जब सिक्योरिटी के बाद जो आप लोगों का हुआ, मैं मिसाल दूंगा, लेकिन उस पर वही बात है ना जी कि अभी जो सब कहते हो जी बातें तो हो गई, वो सब बड़ी खूबसूरत ब्लैक एंड व्हाइट में हमें प्रिंट आउट भी मिल गया उसका, लेकिन अमल उस पर कोई नहीं होता ना होगा। देखिए अमल, मैं समझती हूँ कि अमल भी होगा, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि पहले तो ब्रीफिंग भी नहीं होती थी ना आपकी, आप एक प्रोसेस है ना, अब एक प्रोसेस को हम ये तो नहीं कहेंगे कि 3 महीने में हम बदल के रख देंगे सारा कुछ, बट इफ वी आर गोइंग ऑन अ राइट डायरेक्शन और हम पार्लियामेंट में जो बैठे हुए, पार्लियामेंट के बाहर बैठे हुए भी जो अपनी फोर्सेज हैं, वो तमाम अगर सिक्योरिटी इश्यूज को नेशनल इंटरेस्ट समझते हुए उस पर सीरियसनेस का मुजाहरा करें, जैसे आपने कहा कि उस सेशन के दौरान बिल्कुल सीरियसनेस थी और 2 बजे 3 बजे दूसरे दिन सुबह तक वो चलता रहा मामला और सबने बहुत सीरियसनेस के साथ उस मामले को एड्रेस किया, तो यकीनन फिर ये जो प्रोसेस होगा ये स्ट्रेंथन होगा, ये फिर आगे शेप अप होगा, फिर कंप्लायंस की शक्ल भी हमें नजर आएगी, बट हमें उस तरफ चलना जरूरी है। हुजूर साहब मुझे ये बताइए कि अभी सलाला का मसला हो, सब इकट्ठे थे, एक बड़ा वो उसमें और बड़ा एक वो जो डॉक्यूमेंट निकला बाहर,
आई रिमेंबर उसमें फॉरेन पॉलिसी की भी चीजें थी, उसमें बेशुमार फर्स्ट सॉवरेन पाकिस्तान का पहला उसमें सिलसिला सॉवरेन पाक सॉवरेनिटी के ऊपर देयर शुड बी नो कॉम्प्रोमाइज। अगर फार ईस्ट में जाकर के हमारे वजीर आजम को अमेरिकन प्रेसिडेंट ये कह सकता है कि देखो जी बात यह कि हमें अगर कोई थ्रेट होगा तो हम तो किसी भी लेवल पर जाएंगे उसको डिफेंड करने के लिए, चाहे उसमें पाकिस्तान को नुकसान भी हो। आप नहीं समझते कि अभी दिस इज हाई टाइम टू डिफाइन, अभी जो लेटेस्ट स्टैंड ऑफ मैं कह लूंगा इसको बिटवीन पाकिस्तान एंड यूएसए, ये सर पहले हमने नहीं देखा। इस हुकूमत की 100 नालायकियां मैं कहता हूं, लेकिन जो स्टैंड ऑफ है सर उस पर दे शुड ऑल्सो गिवन, यू नो, दे शुड बी गिवन सम क्रेडिट कि भाई आप खड़े जरूर हुए। डोंट यू थिंक तो सर कि ये इस किस्म का स्टैंड ऑफ एक जरूरी था, या कुछ लोगों का ख्याल है कि जी अमेरिका के सामने आंखें निकाली तो उन्होंने आंखें निकाल के बाहर निकाल देनी है? देखिए, वन ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ जो है वो है सॉवरेन इक्वालिटी का। छोटा मुल्क क्या चाहे बड़ा मुल्क, तमाम जो कौमें हैं चाहे बड़ी छोटी वो बराबर हैं। जैसे कि एक बरादरी के अंदर अमीर रिश्तेदार भी होते हैं, गरीब रिश्तेदार भी होते हैं, लेकिन अगर गरीब रिश्तेदार के दाने अपने हैं और वो अमीर रिश्तेदार से अपने बच्चों की फीसों के लिए पैसे या घर का किराए के लिए नहीं मांगता, तो वो जब गमी शादी में आता है तो वो फिर मूछों को कड़वा तेल लगा लेता है, एक आधा चावल यहां फंसा लेता है उसी, और कहता है कि यार आज तुम्हारी भाभी ने बड़ा पुलाव पकाया था। हर लोगों को पता होता है किसके हालात, लेकिन क्योंकि उसके दाने अपने हैं तो उसमें एक खुद एतमादी आती है उसी। यही जो खुद एतमादी जो है ये जब कौमों में आ जाती है इसको कहते हैं सॉवरेनिटी। तो कौम के दाने होने अपने जरूरी हैं। अगर कौम जो है वो कचकोर लेकर दुनिया के दरवाजे खटखटा रही है और पैसे मांग रही है तो उसमें वो जो खुद एतमादी है, वो जो सॉवरेनिटी है, नेशनल सॉवरेनिटी, वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। सॉवरेनिटी का मकसद सिर्फ ये तो नहीं ना कि कोई फौज आपके मुल्क में घुस के हमले शुरू कर दे। सॉवरेनिटी तो एक ना उसका भी नाम है। अब चीज ये है कि हमारे यहाँ एक तो ये है कि हम हर वक्त नेगेटिव बात करते रहते हैं। वी शुड टेल आवर नेशन आवर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स। इस मुल्क के बहुत सारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं जो कि कोई हाईलाइट ही नहीं कर रहा। देखिए इस मुल्क के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है। नंबर 1, इस मुल्क के 4 क्लियर वेदर्स हैं। इस मुल्क के अंदर पेरेनियल रिवर्स हैं, उसी पहाड़ है, नदी नाले हैं, समुंदर है। इस मुल्क की ब्यूरोक्रेसी इज एज इंटेलिजेंट एज एनी आउटसाइड ब्यूरोक्रेसी। मैं दुनिया में ट्रेवल करता हूं। इस मुल्क की फिजिकल जो कम्युनिटी है वो इट्स एज शार्प एज जूज। आपका ही था आगा हसन आबदी हु वाज गैलपिंग इन द इंटरनेशनल वर्ल्ड। पूरी यहूदी लॉबी ने मिलकर उसको रोका। तो इस मुल्क में बीसियों आगा हसन आबदी बैठे हुए हैं, अगर उनको मौका दिया जाए तो दे विल गैलप इन द इंटरनेशनल वर्ल्ड। आपका जो मजदूर है वो आज मिडिल ईस्ट और यूके का तमाम इकोनॉमिक सिस्टम को अपने कंधे पर लिए बैठा है, बिकॉज इट इज द चीपेस्ट अवेलेबल लेबर इन द इंटरनेशनल मार्केट एंड मोस्ट डिलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। आप You are the 6th largest army in the world, most disciplined and highly professional. I go very often to United Nations. I tell you, ask any United Nations ambassador and he will speak so highly of Pakistan Army, particularly its international peacekeeping role, whether it's in Haiti or Bosnia or Somalia. See, you are the nuclear power. You are on the crossroad of Central Asia, Middle East and South Asia. और अगले 60-50 साल पूरी दुनिया का फोकस जो है इस खित्ते पर है। And no power can enter into this area without our logistic and सबसे बड़ी बात और लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है what is required is मैं एक ब्रेक मैं एक ब्रेक लूंगा और ये बताइएगा कि ये आप दोनों हजरात से मैं पूछना चाहूँ कि जब सब कुछ है तो मसला क्या है? मैं अभी आता हूँ। एंड रिजल्ट तो देखें तो वही बात है ना कि सब कुछ था। I'll give you way out. I'll give you way out. The way out. We'll just take a break here. वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। नाज़रीन, इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया जनाब लश्करी रहसानी ने। इज अ वेरी नोन पॉलिटिशियन फ्रॉम बलोचिस्तान। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। रहसानी साहब, आज के बम धमाके जो कि ज़ायरीन की बस पर हुआ, उसके अलावा भी हज़ारा कम्युनिटी के साथ जो कुछ वहां पर हो रहा है, मैं चाहूंगा इस पर कुछ रोशनी डालें, कुछ तबसरा करें जी। देखिए जी जी, मेरे ख्याल में उनके साथ हमारा नहीं था। थोड़ी देर में दोबारा ज्वाइन करते हैं।
क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जी टू एग्जैक्टली नो, अभी हम जो ब्रेक में बात कर रहे थे कि वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट द प्रॉब्लम इज, और आई थिंक बलूचिस्तान का जो इशू है सर इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट इशू है जिसको हम एड्रेस करें, और अनफॉर्चुनेटली हमारी प्रायोरिटीज में शायद ये सबसे पीछे है। अभी आपसे उनसे बात हुई जो ब्रेक में, देखिए वो कहते जी इस्लामाबाद में कोई हमारी बात सुनता नहीं। ये मेरी जिस भी बलोच रहनुमा से यास्मीन रहमान साहब बात होती है वो यही कहते जी नोबडी लिसन्स टू अस। हम इवन आपके अपने एमएनए जो क्वेटर्स हैं नासिर साहब शाह साहब वो भी यही कहते हैं। आपके ये क्या वजह है? आई रियली मैं इसको नहीं, आई विल नॉट रियली वाउच फॉर दैट। यकीनन मैं समझती हूँ कि आपको याद होगा कि जब सदर पाकिस्तान पहली बार आए तो उन्होंने आते का मैं बलूच अवाम से माफी मांगता हूँ, ना करदा गुनाह। बलूचिस्तान इज प्रायोरिटी एजेंडा और टॉप पे है, और उनके जो पैकेजेस हैं, उनके एमएनए के डेवलपमेंट फंड्स हैं, देखते हैं कि जी बलोच को उनको तकवीयत दीजिए। अब ये बात है कि उनके बेनिफिट्स जो हैं वो ट्रिकल डाउन मैं दोबारा बस लाइन पे रसाली साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपको आवाज क्लियर आ रही है जनाब? अर्जी है कि मैं थोड़ा, मुझे अगर मौका दें। जी जी बोलिए। थोड़ा सा तफसील से अगर बात बिल्कुल आप बात इस इशू पे जरा रोशनी डाल सकूंगा। अर्जी है कि बलूचिस्तान का जो इशू है आज के जियो पॉलिटिक्स में, ये सिंपल नहीं है, ये मल्टी डायमेंशन कॉम्प्लेक्स इशू है, और एक इंटरनेशनल प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट के जद में हम डायरेक्ट हैं। इसमें होना ये चाहिए था कि जो हमारे आज की हुकूमतें हैं, कल की हुकूमत, इनको एक नेशनल एजेंडा के जरिए तमाम मामलों को देख के उनको एक एक करके इशू टू इशू उसके लिए एक पुराना हल तलाश करना चाहिए था। मैं बहुत अरसे से कह रहा हूं कि बलूचिस्तान एक इंटरनेशनल प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट के जद में है, जिसके जरिए बलूचिस्तान के अंदर साइकिल ऑफ वायलेंस को कुछ कुव्वतें बरकरार रखना चाहते हैं। यकीनन ये तो इस तरीके से है, मगर अब जिम्मेदारी उन लोगों का है जिनको अवाम ने इख्तियार दिया है, जो अपने आप को रियासत के अहम तरीन सुतून और सबसे मुनज़्ज़म इदारा समझने का जिम्मेदारी है। इस इशू को इस तरीके से देखना चाहिए था कि ये तमाम मामलात में कौन कौन से अवामिल हैं, उनको देख के उनका इंतजामी, उनका सियासी, उनका माशी, माशरती, मजहबी हल तलाश करना चाहिए था। मगर यहाँ हो ये रहा है पाकिस्तानी सियासी कल्चर के हवाले से कि अक्सर मुंतखब नुमाइंदे वो अपने पैसे कमाने में लगे रहते हैं, वो ठेकों में, वो टेंडर्स में, इन इशू में लगे रहते हैं, उनको पैसे दिया जाता है और वो कभी ऐसा से ये तो पूरे पाकिस्तान का सर यही हाल है। लेकिन मुझे आप ये बताइए कि जब पैसा दिया भी जाता है, एक एक एमपीए को कितना कितना पैसा दिया गया आपके सामने और 4 साल से, उसका इफेक्ट नीचे क्यों नहीं आता? मतलब आम बलोच की ये प्रॉब्लम है जो आप बात कर रहे हैं, या ये चंद एक सरदारों की प्रॉब्लम है, या मसला है क्या बुनियादी तौर पर? देखिए, सबसे अहम बात यह कि आप सरदार पे इल्जाम लगा के बहुत आसानी से अपना जान छुड़ा सकते हैं। ये 65 साला बैड गवर्नेंस इस्तेसाल का नतीजा है। यकीनन आज पाकिस्तान के अंदर 4 मिलियन अफगान महाजरीन है, ये किसी सरदार का तोहफा नहीं है, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और जर्नैलों का तोहफा है, जिन्होंने अपने बच्चों को सेव करने के लिए, अमेरिकन वीजा लगवाने के लिए अमेरिकन और मगरबी साम्राज्य मुफादात का जंग हमारे सरजमीन पर लड़ा था। इतना बड़ा करप्शन यकीनन एक दो सरदार तो नहीं कर सकते हैं, वो लोग करते हैं जो साहिब इख्तियार हैं। इस मुल्क के अंदर इंतजामी कंट्रोल सरदारों के पास नहीं है, ये पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट और आज की हुकूमत में है। इसको इस तरीके से नहीं देखते हैं कि हम इसको ट्रिकल डाउन कहते हैं। क्या पाकिस्तान के बाकी हिस्सों में गुर्बत, इफलास, भूख, नाइंसाफियां नहीं है? क्योंकि इस मुल्क के अंदर पॉलिटिकल प्रोसेस सर रेसानी साहब क्विकली मुझे एक मैं चाहूंगा हाँ या ना में जवाब दीजिए। आप समझते हैं कि बलूचिस्तान की इंस्टेबिलिटी या बलूचिस्तान इशू को और ज्यादा खराब करने में इंटरनेशनल फोर्सेस का किरदार, इसमें इंडिया की रॉ हो, चाहे इजराइल की मोसाद हो या अमेरिका की CIA हो? देखिए अर्जी कि अगर हम अमरीकी मुफादात का जंग अपने सरजमीन पे न लड़ते और हम अपने अंदरूनी मुफादात
और हम अंदरूनी हालात पे तवज्जो देते, आज इतना बुहरान नहीं होता। यकीनन इंडिया पे इल्जाम तो हम लगाते हैं, बड़ा अच्छा बात है, मगर मैं तो सुन रहा हूँ कि इस्लामाबाद इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात ठीक कर रहे हैं, सो कॉल दहशत गर्दों को रिहा किया जा रहा है। तो अब जिम्मेदारी, इंतजामी जिम्मेदारी किसका? ये सब ठीक है, ये इल्जामात हैं, प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। लेकिन जिम्मेदारी पाकिस्तानी मुंतखब नुमाइंदों का है जो इस मुल्क के अंदर गुड गवर्नेंस दे, ताकि बेहतरी की तरफ हालात चले जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया रसानी साहब, थैंक यू सो मच। वक्त की कमी होगी मैम, मैं चाहूंगा क्विकली अगर इस चीज को रैप अप हम करें। चाहे कोई भी हुकूमत हो, जिसकी भी रही हो, चाहे फौज की हुकूमत रही हो, चाहे पीपल्स पार्टी की रही हो, नून लीग की, मुस्लिम लीग की, या जिसकी भी, आप नहीं समझते कि हमारी कुछ कंसिस्टेंसी पॉलिसीज में, जैसे हमारी कश्मीर के ऊपर बड़ी कंसिस्टेंसी है, जैसे इंटरनल लेवल पर भी हमारी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए डिस्पाइट ऑल ऑड्स? यकीनन होनी चाहिए जी। हुकूमतें आती जाती रहती हैं, अपने मैनिफेस्टोज अपने अपने सब उनको टो करें, उनको परस्यू करें, वो राइट है हर पॉलिटिकल, हर इंस्टीट्यूशन का। तो मैं समझती हूँ कि जिस तरह बिल्कुल कश्मीर की एक पॉलिसी में हमें कंटिन्यूटी नजर आती है, इस तरह बाकी और खास तौर पे ऐसे एलिमेंट्स जो सेंसिटिव एरियाज है हमारे मुल्क में, इनके ऊपर यकीनन एक ऐसी तरह की पॉलिसी होनी चाहिए। और दूसरा, हमें जो एफर्ट करें तो उसमें लिंकेज जरूर नजर आए इदारों का। आइसोलेशन की जो एफर्ट है वो दे विल नॉट बी यूनिफाइड एंड यूनाइटेड एफर्ट, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एफर्ट हो, हर एक अपने अपने मैनिफेस्टो पे रह के भी ये काम किया जा सकता है। कसूरी साहब फरमाइएगा। लास्ट देखिए, बात ये है कि फॉरेन पॉलिसी जो होती है वो किसी कौम की इंटरनल पॉलिसी का शैडो होती है। If you have a substance, you have a shadow. Since you have no internal policy, there is no foreign policy. आपको जो दरकार है वो दो चीजें हैं आपके कॉन्डक्ट में, जो दरकार है पार्टीज को, वो है सब्र और बर्दाश्त, टॉलरेंस एंड पेशेंस। जिस माशरे के अंदर टॉलरेंस एंड पेशेंस का फुकदान है, वहां दुनिया के तमाम निजाम चल सकते हैं, डेमोक्रेसी नहीं चल सकती। और डेमोक्रेसी को चलाना है तो फिर अदारों के दरमियान एक हार्मनी डेवलप करनी चाहिए, और अगर हार्मनी नहीं होगी और तसादम होगा तो उससे फिर टकराव जन्म लेगा और दिलों में रंजिशें जन्म लेंगी और कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक। यास्मीन रहमान साहब, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अहमद रजा कसूरी साहब प्रोग्राम में आए, और रसानी साहब का भी बहुत शुक्रिया टेलीफोन लाइन पर जॉइन के। नाज़रीन, कल मैं चाहूंगा कि इसी इशू को डिटेल में जाऊं और थोड़ी सी इसके ऊपर डिफरेंट एंगल एक लेंगे, बलूचिस्तान इशू पे कल बात करेंगे। खुदा हाफिज।